ये तो सब आप लोगों को बताया गया कि मेरी तालीम और तरबियत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई है और मैं लंबे समय तक दिल्ली रहा हूँ। लेकिन 2 साल में मुझे जो मेरी खोज थी वो आज पूरी हो गई है। मैं बहुत इस बात की जिज्ञासा में रहता था, कोशिश करता था कि जिन लोगों को आपने दिल्ली भेजा है उन्होंने चेस कहाँ खेलना शुरू किया था। आज पता चला कि यहाँ से जो आदमी शतरंज सीखता है वो दिल्ली सही तरीके से चलाता है। क्या और दूसरी खुशी मुझे इस बात की है कि इस देश ने लूडो खेलना छोड़ दिया है और शतरंज खेल रहा है। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, ऑर्गेनाइजर, आयोजक, गुजरात लॉ सोसाइटी, यहाँ के तमाम प्रोफेसर हजरात, मुझे यहाँ तक बुलाने में लगातार व्हाट्सएप और टेलीफोन, मोबाइल और मेरे साथी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से लगातार संपर्क में रहने वाली प्रोफेसर डॉक्टर पूजा शर्मा, डॉक्टर BH जोशी साहब, डॉक्टर शिफाली मैम, प्रोफेसर कुलदीप साहब, ख़वातीनो हजरात, मेरे हम उम्र और नौजवान साथियों, इस पूरे मिशन का अगर कोई टारगेट ऑडियंस है तो वो आप ही लोग हैं। क्योंकि अगर इस जनरेशन में आपको सही बात नहीं बताई गई, ये एक अलग कंट्राडिक्शन है कि जो किताबों में लिखा गया है वो सही नहीं है और जो सही बात है उसे लिखा नहीं गया है। लिहाजा अगर हमारी जनरेशन को अगर सही बात नहीं पता थी, यही वजह है कि 70 साल के बाद ये मुल्क फिर दोबारा से 1947 की स्थिति में पहुंच गया है। झूठ बोलने से सरकारें बन सकती हैं। आप 60-60 साल राज कर सकते हैं, लेकिन एक बात सच्ची है, झूठ बोलने से राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। और राष्ट्र में और देश में, यानी स्टेट और नेशन में जब आप फर्क नहीं जानते हैं तो स्टेट को बचाने के लिए पिछले 70 साल में इस राष्ट्र को दांव पे लगा दिया गया। और जो कुछ आज का टॉपिक है जिसके लिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं, उससे ऐसा लगता है कि पिछले 70 साल इस देश में स्टेट वॉज वर्किंग अगेंस्ट द नेशन। लिहाजा संवैधानिक तौर पे, लीगली, सोशली, पॉलिटिकली, थ्रू पार्लियामेंट के तमाम वो काम हुए हैं जिसके कारण से इस देश ने वो सब खो दिया जिस पे इसको गर्व करना चाहिए था। तो एक गलती 70 साल में सिर्फ दुरुस्त हुई है और उसके सही होने से इस देश में अक्रॉस द बोर्ड किसी को कोई निजी या पर्सनल बेनिफिट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस देश में
आजादी के बराबर जैसी खुशी क्यों है? क्यों लोगों ने इस बार 15 अगस्त से पहले 6 अगस्त को 15 अगस्त होने का अनुभव किया? लिहाजा हम सरकारें आती हैं, सरकारें इस विचारधारा की आएंगी, उस विचारधारा की आएंगी। सरकारों का काम संविधान के हिसाब से सरकार चलाना होता है, सिर्फ इतना ही है। लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को आगे आना पड़ता है। अब जो लोग राष्ट्र और समाज में या राष्ट्र और स्टेट में फर्क नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि अगर स्टेट बची हुई है तो राष्ट्र बचा हुआ है। तो हमने अपनी सरकारों को बनाने के लिए, सत्ता पे काबिज होने के लिए जो तत्कालिक यानी इमीडिएट हमने कंप्रोमाइजेस किए, वो 70 साल में अब आपके पास कोई नया एजेंडा ऐसा नहीं था जो आपने इस्तेमाल ना किया हो। हिंदू मुसलमान का एजेंडा हुआ, सिखों का हुआ, फिर कास्ट का हुआ, फिर लैंग्वेज का हुआ, और वो सिलसिला 70 साल में वहां पहुंच गया कि अब कोई नया एजेंडा ही नहीं था कि अब चुनाव जीतने के लिए कौन सा नया शगुफा छोड़ा जाए, कौन सी डिवाइसिव ईजाद की जाए जिससे लोग सत्ता में बने रहें। इस देश में राजनेताओं और सरकार में बैठने वाले लोगों से मेरी कम शिकायत है। मैं भी 2 दिन पहले वापी में था। लोकतंत्र जिसको हम बहुत मानते हैं, हमारे देश में है भी, दुनिया में लोकतंत्र की बड़ी चर्चा भी होती है, लेकिन लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की एक वीकनेस भी है। और हम जैसे मुल्क जो 1000 साल से गुलाम रहे, उन लोगों को उस डेमोक्रेसी का सही शायद मतलब भी नहीं पता था। लिहाजा डेमोक्रेसी की जो आज हालत है, इसलिए कि किसी भी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, उस मुल्कों में सरकार बनने से पहले राष्ट्र का निर्माण होता है। एक पीरियड होता है जब राष्ट्र के अंदर बहुत सारी चीजें बनती हैं, फिर सरकार बनने का प्रोसेस शुरू होता है। हमें वो पीरियड ही नहीं दिया गया। 1946 में ही कुछ लोग प्रधानमंत्री अपॉइंट हो गए थे। और जो इस देश के सही मानों में हीरे थे, जो आपके दिलों में बसते थे, जो इस देश के दिलों में बसते थे, उसको इतिहास के लोगों ने अपनी किताबों तक में जगह नहीं दी। लिहाजा जैसा भी ये देश मिला, और जो डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, उस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डेमोक्रेसी वही नाफिज, वही इंप्लीमेंट बेहतर होती है जहां समाज जागृत होता है, एजुकेटेड होता है, अपने अधिकारों को जानता है, अपनी ड्यूटीज को जानता है। हम आज पिछले 10 साल से अपने अधिकारों के अलावा ड्यूटीज क्या हैं इसके बारे में अब जानना शुरू किया है। ये मुल्क आजाद है सड़क के किनारे खड़े होने के लिए। ये मुल्क आजाद है अपनी डिमांड के लिए बसों में आग लगाने के लिए। इस मुल्क में हर चीज की आजादी है। उसके बाद भी कुछ लोगों को आजादी चाहिए। और ताज्जुब यह है कि जिस राज्य की बात आप कर रहे हैं, जो राज्य आज चर्चा का विषय है, उस राज्य में उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में 7%, 7, जिनका ज्योग्राफिकल एरिया सिर्फ 15% है,
और उसमें 7% की पॉपुलेशन है। पूरे जम्मू कश्मीर में उन्हें जमहूरियत चाहिए, यानी सत्ता भी उनके पास है, व्यवस्था यानी सिस्टम निजाम भी उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी भी उनके पास है, और उनकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। तब भी वहां ये झूठ चल रहा है पिछले 70 साल से कि हमें जमहूरियत चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए, हमें कश्मीरियत चाहिए। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारी दिल्ली में जो सरकारें रही हैं उनको भी झूठ बोलने में बहुत मजा आता है। वो कहने लगे कि जम्मू कश्मीर को इंसानियत चाहिए, तो बिहार वालों को क्या चाहिए? इंसानियत तो सबके लिए है, ऐसा तो नहीं कि जो जन्नत में पैदा हुआ उसी के लिए चाहिए। तो ये जो इंसानियत और जमहूरियत की बात है, तो सिर्फ ऐसा थोड़ा नहीं कि इस देश में 135 किलोमीटर लंबाई में और 35 किलोमीटर चौड़ाई में एक टुकड़ा है, सिर्फ उन्हीं को इंसानियत चाहिए। आपने उस इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के लिए महापाप किए हैं, जिसकी ह्यूमन हिस्ट्री में कोई जगह नहीं मिलती, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है। लेकिन सियासी तौर पे यह झूठ चल रहा था, और जो इस झूठ के खिलाफ बोलता था, तथ्यों पे बोलता था, जो सिर्फ फैक्ट की बात करता था, कोई पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं देता था, उसके बारे में कहा जाता था ये राइट विंगर है, ये आरएसएस का आदमी है। और आपको कॉर्नर करने की कोशिश की जाती थी कि साहब ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। जो मुसलमान खुद ही अपने खिलाफ है, उनके खिलाफ कौन हो सकता है? जिन्होंने खुद ही तय कर लिया है कि जन्नत पाने के लिए मरना पड़ेगा, तो उनको तो अल्लाह भी नहीं बचा सकता। लिहाजा हम अपने स्वार्थ के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, हमने आजाद भारत में, रिपब्लिक भारत में, डेमोक्रेटिक भारत के अंदर एक ऐसी स्टेट को जन्म दिया जिस स्टेट के खिलाफ हम लड़े, जिस थ्योरी के खिलाफ हम लड़े। कहा गया कि जिन्ना टू नेशन थ्योरी को बिलीव करते हैं और उनका मानना है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये दो अलग नजरियात हैं, दो सोच हैं, इनका खाना पीना, रहना, उठना, बैठना सब कुछ अलग है, इनका मजहब अलग है। लिहाजा हमारे देश के महान विजनरी लोगों ने ये बात भी मान ली और एक मुल्क बना मजहब के नाम पे। इस मुल्क का डिवीजन हुआ मजहब के नाम पे। लेकिन जो बचा हुआ था, उन्होंने कहा जिनको मजहब के नाम पे मुल्क बनाना है वो बना ले, ले ले। लेकिन जो मुल्क ये आपके पास है, ये मुल्क आपका नहीं था। कोई भी मुल्क उसकी सीमाओं के ऊपर अगर फौज खड़ी हुई हो, तो कोई देश, कोई राष्ट्र सिर्फ फौज से नहीं चलता है। किसी जमीन के टुकड़े को अगर आप राष्ट्र या देश कहते हैं तो मैं नहीं मानता। राष्ट्र की सीमाएं कहां तक हैं? राष्ट्र में गरीबी है, बेरोजगारी है, यह भी इशू नहीं है। क्या उस राष्ट्र में रहने वाले लोग उस जितना भी हिस्सा है उसे अपना मानते हैं, नहीं मानते, यह महत्वपूर्ण है। आपने एक चॉइस की कि भाई इस्लाम पे मुल्क बन गया, लेकिन हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तय करा हमारे बुजुर्गों ने, हमने उनकी बात मान ली। लेकिन उन्हीं लोगों ने अपनी सियासी जरूरत के लिए सन
76 की रात 1976 इस देश की वजीर आजम को लगा कि सत्ता खतरे में है, तो उन्होंने रात के अंधेरे में भारत के संविधान में एक वर्ड डाला जिसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड कहता हूं। उस शब्द का नाम है सेकुलरिज्म। और आपने जो प्रियम्बल है आपका, जिससे छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती थी, आपने तो उसके साथ छेड़छाड़ की है। अब कोर्ट जब करने की बात आती है तो रेफरेंसेस गलत देते हैं लोग। तो धारा 370 के बारे में आप इतना सुन चुके हैं, कम से कम हम तो हाई स्कूल से लेकर आज तक सुन रहे थे। काले से सफेद बाल हो गए हमारे। बंगाल से एक आदमी चला, उसकी हत्या हो गई, ये भी सुनते सुनते थक गए। लेकिन ये 370 कैसे आपके संविधान में आई, किन हालात में आई, उस वक्त की डिबेट अगर निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि एक साहब जो ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद अपना ट्रांसफर पीएम पे कराना चाहते थे, उनको बहुत जल्दी थी। लिहाजा जब ये 370 की बात आई तो 370 के बारे में शेख अब्दुल्ला, जो उस वक्त के विजनरी प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकी दोस्त थे, तो 370 के प्रोविजंस के बारे में बहुत कुछ पता ही होगा आपको। तो जब उनसे कहा गया कि आप, वो नेहरू जी के पास पहुंचे कि इसको लागू करना है, तो नेहरू जी ने कहा कि आप अंबेडकर से मिलिए जाके। तो अंबेडकर जी के पास जब शेख अब्दुल्ला गए तो शेख अब्दुल्ला को भी यह गलतफहमी थी कि सभी एक से होते हैं। अंबेडकर साहब ने 370 के बारे में जो 2 लाइन कही हैं, ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और इस देश में लॉ की स्थिति आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को लॉ से देश चलाना है वो मीडिया से कह रहे हैं हमारे साथ न्याय करो। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। तो अंबेडकर साहब ने शेख अब्दुल्ला से पूछा कि आप इसको क्यों चाहते हैं। तो शेख अब्दुल्ला ने गिनाया कि हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, सारी चीजें गिनाई। तो अंबेडकर साहब ने सिर्फ इतनी बात पूछी उनसे कि जो कुछ आप हमसे चाहते हैं बदले में हमें क्या देंगे। तो शेख अब्दुल्ला साहब के पास कोई जवाब नहीं था। तो अंबेडकर को जिस तरीके से इस देश में सेलेक्टिव तरीके से कोट किया गया है, अंबेडकर को इस देश में विलेन बनाने की कोशिश की गई है। उन्हीं लोगों ने जो अंबेडकर को दिन भर सर पे ढोते हैं, उनकी सही जो पूरी कमेंट्री है उसको देश के सामने नहीं रखा। अंबेडकर ने कहा शेख अब्दुल्ला, ये मैं होते हुए, जिंदा होते हुए ये पाप नहीं करने दूंगा तुमको। लेकिन एक साहब की जिद का आलम यह था कि जिस तरीके से देश चला है, आज लोग कहते हैं हिटलर आ गया है, इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। ये शायद इसलिए आज आपकी जनरेशन सुनती है कि आज आपके पास कम्युनिकेशंस का मीन्स जो है वो बहुत है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत है। लेकिन उस दौर में इंफॉर्मेशन था नहीं, आपके पास खबर पहुंचती नहीं थी, मीडिया बहुत कम था, कोई और माध्यम नहीं था। और हमारे देश में एक वीकनेस है इस देश की कि जब भी कोई एकेडमिक डिबेट होती है, जब भी कोई पॉलिटिकल डिबेट होती है, तो हम उसको बड़े इमोशनल होके करते हैं। इसलिए तब्दील करके आउट होने के बाद हम सोचने लगते हैं टीम इंडिया हार जाएगी।
लिहाजा हर बड़े आदमी को जो हमको बड़ा मानते हैं, ये मानते हैं कि ये बड़ा आदमी सच ही बोलता होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो गांधी जी पे भी हमने उनकी बात पे यकीन किया, यकीन करना भी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने भी जो देश से वादा किया वो नहीं पूरा किया। नेहरू जी ने जो वादा किया वो भी पूरा नहीं किया, और जो पूरा नहीं कर सकते थे उनसे हमको उम्मीद थी। लिहाजा हम उनके जाने के 70 साल बाद भी उन घटनाओं की सही तरीके से समीक्षा या एनालिसिस नहीं करना चाहते। वो किसके हित में है, किसके हित में नहीं है, किसके फेवर में आर्गुमेंट जाएगा, किसके फेवर में नहीं जाएगा, कम से कम सत्य बात तो कहने की हिम्मत इस देश में होनी चाहिए। तो 1000 साल की गुलामी के बाद सत्ता तो बदली, लेकिन समाज नहीं बदला। जो अंग्रेजों की पुलिस देख करके हिंदुस्तानी भाग जाता था, वही मानसिकता आज भी है कि पुलिस ने डराना नहीं छोड़ा और इस समाज ने उससे डरना नहीं छोड़ा। इस पस मंजर में जब आप इस देश को देखते हैं, तब उन रूलर्स को लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम हो जाए, उसके 20 साल बाद अगर किसी को सच भी पता चल गया तो कौन पूछने वाला है। तो जो हश्र आज हो रहा है, सिर्फ सत्ता के बदल जाने से सब कुछ नहीं बदलता। मैं मानता हूं कि जब समाज बदलता है तब सत्ता बदलने लगती है। तो आपने अपने पुरुषार्थ को, अपने इतिहास को, अपने होने को महसूस किया कि हम हैं कौन। ये 70 साल में पहली बार भारत के लोगों ने महसूस किया कि हम हैं क्या। हम भेड़ हैं, बकरी हैं, कौन हैं। 5% वालों को ले लो, 15% वालों को ले लो, कहीं माई कॉम्बिनेशन ले लो, कहीं दूसरा कॉम्बिनेशन ले लो, सत्ता पे बैठ जाओ, किसी को रेलवे दे दो, किसी को इंफॉर्मेशन दे दो। ये बंदर बांट चल रही थी। लिहाजा सरकार कैसे चले, बस काम हो जाए। हर आदमी को अपने नाम के आगे प्राइम मिनिस्टर लिखवाना था। तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का भ्रम, गृह मंत्री की कुर्सी का वजन, इसका एहसास नहीं किया। और इसलिए पूरी दुनिया में आप एक ऐसी मेजॉरिटी है कि जो इस देश की मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी वो ये नहीं कभी कहती कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो। लेकिन ऐसी मिसाल मुझे दुनिया में नहीं मिलती कि इस देश की मेजॉरिटी अपनी ही चुनी हुई सरकारों से भीख मांगने के अंदाज में यह कहे कि हमें समान नागरिक अधिकार दे दो, और इस देश की तथाकथित माइनॉरिटी कहे नहीं, हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा एजेंडा इसी में हो रहा है। और आप वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकारें चली, देश चला, लेकिन 5000 साल की लिखित आपका इतिहास, पूरी दुनिया के आप विश्व गुरु, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग, उस संस्कृति के बारे में आपको भुला दिया गया। और जब बौनों ने आपके ऊपर राज किया तो कोशिश की कि इस देश में बौने पैदा हों, बहादुर पैदा ना हो। जो भी बहादुर हुआ उस दौर में, जिसने भी उस लीग से हट करके वो बात कही जो अवाम सुनना चाहता था, वो बचा ही नहीं इस देश में। सुभाष चंद्र बोस का किस्सा आप सबको पता है, कैसे मेजर जनरल जीटी बख्शी और कर्नल आरएसएन सिंह और उनके साथियों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी। तब जाके हमें पता चला, आज की जनरेशन को पता चला कि इस देश में सुभाष चंद्र बाबू नाम के एक साहब हुआ करते थे। कैसे वो शख्स भारत को आजाद कराने के लिए देश से बाहर गया, उन हालातों में कैसे उसने एक फौज बनाई, और 21 अक्टूबर 1943 को मोयान नाम की जगह है नॉर्थ ईस्ट में, पूरे उस इलाके पे कब्जा किया और भारत की आजादी की घोषणा कर दी।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सच में इस देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस देश के साथ आपका लगाव है और आप डिग्री लेकर के वहां नहीं जाना चाहते हैं और इस देश की कमियों के साथ भी, इस देश की खराबियों के साथ भी आप अगर यहीं रहेंगे तो माफ कीजिएगा, ये भी वही बन जाएगा। और ये बदलते दौर में हम जैसी जनरेशन के सामने साक्षात समझ आता है। मैं इस बात से खुश हूं कि हमारे दौर में हमारे सामने सिर्फ ईमानदाराना कोशिश कीजिए आप, न सत्ता से कुछ पाने की आपको लालसा हो, न बुढ़ापे में किसी सरकारी पार्किंग की चिंता हो, और आप अपनी बात को किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है, किसके खिलाफ है, कौन नाराज होगा, इसकी चिंता छोड़ करके एक आम सिटीजन की तरह अगर कोई बात कहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मेरे साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, आपके साथ भी होगा। वो कोशिश तो करके देखिए। उस रास्ते पे चलने में जो नशा है वो 7 बजे के बाद भी नहीं मिलता। तो 1950 में जब भारत का संविधान बना तो आपने 370 उसमें जोड़ दिया और साथ साथ इतना दबाव था, यानी नेहरू जी ने इतना दबाव डाला उसको लेकर के कि उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। तो गोपाल स्वामी अयंगर, अंबेडकर, ये तमाम सारे लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपकी बात माने लेते हैं। अब आप सोचिए कि उस वक्त कितनी हिटलरशाही होगी कि इतने बड़े कद्दावर लोगों को मनाना पड़ रहा था कि उन्होंने कहा अच्छा इसके आगे टेम्पररी लिख दीजिए। बस वो टेम्पररी लिखना ही जो उनके वारिस हैं उनको आज भारी पड़ गया है। और जब 370 आ गई और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो लगा इससे बात नहीं बनी, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो आपने क्या किया, 14 मई 1954 एक और जघन्य अपराध भारत के संविधान के साथ हुआ और इस बार खुले तौर पर डाका डाला आपने। 370 के बारे में तो फिर भी चर्चा हुई, फिर भी तमाम सारी बातों के बाद उसे माना गया और सबकी नॉलेज में था। लेकिन 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप एक आदेश जारी कर दें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीगल थे, उन्होंने कहा यह गलत है, तब भी उनकी बात नहीं सुनी गई। और जो हिटलर शाही थी उस वक्त उसका अंदाजा आपको नहीं, लिहाजा लिखवाया गया उनसे, उन्होंने भी लिख के दे दिया। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भारत के संविधान में रातों रात जोड़ दिया गया और उसको आर्टिकल 35A के नाम से जाना जाता है। दूसरी मुझे जो इससे आगे बात कहनी है, यह देश कमाल का देश है। न किसी ने सीता जी को देखा, न किसी ने रामचंद्र जी को देखा। हमारे दादा परदादा नाना दादी ने हमको जो सुनाया, जो वो कहती रही वो हमने माना। लेकिन उस पे तो डिबेट हो सकती है कि ऐसा क्यों किया था रामचंद्र जी, जैसे ऐसा लग रहा था ये देख रहे थे वहीं खड़े हुए थे कि भाई सीता जी को ये नहीं करना चाहिए था, रामचंद्र जी को ये नहीं करना चाहिए था। उस पे डिबेट हो सकती है जो फेथ है, जो बिलीव है, जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस देश में मुझे खुशी है कि आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में मुझे दावत दी है
जिसका नाम सरदार पटेल से जुड़ा हुआ है। आप लॉ की पढ़ाई करते हैं यहां, आपके सीनियर्स ने, आपके प्रोफेसर्स ने, देश भर के प्रोफेसर्स ने, रीडर्स ने, वाइस चांसलर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, मीडिया के लोगों ने क्या कभी भारत के संविधान में 14 मई 1954 को जो जघन्य अपराध किया उसकी चर्चा इस देश में कभी हुई ही नहीं? उसके इंसर्शन को किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा गुस्सा अब इसलिए कम हो गया है कि वो चली गई है, लेकिन क्योंकि आपने टॉपिक रखा है इसलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है। जो इस देश में काला कोट पहन करके फैसले लिखते हैं, एक से एक बड़ा आपको लीगल मिलेगा, और इतनी इतनी बातों पे चर्चाएं होती है, आपको लगता है शायद दुनिया में हम इतने लिबरल लोग हैं कि यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 5वें माले पे कबूतर को पाला जाना चाहिए या नहीं पाला जाना चाहिए, इस पे बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। महाकाल पे पानी 250 ग्राम चढ़ाना है या आधा किलो चढ़ाना है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मुंबई की दही हांडी की लंबाई इंची टेप से अगर आधा इंच कम हो गई तो बैन लग जाएगा। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम नहीं, ये शर्म की बात है कि हमारा समाज और इस समाज को कुछ लोगों ने इतना मूर्ख समझा हुआ था कि आप इसको घुमाइए। राजनीतिक दलों की बात समझ में आती है, उनको चुनाव जीतना होता है, चुनाव में बहुत सारे कंपल्शंस होते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए इस देश की जुडिशरी ने जो सुओ मोटो नोटिस ले लेते हैं, और मैंने पहली बार यह देख रहा हूं, विदेश का मुझे ज्यादा पता नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसके पास अर्जी आई हुई है। इससे पहले इतने जघन्य अपराध इस देश में हुए, कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि मैं जम्मू कश्मीर जाकर के 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को इस्लामिक जिहादियों ने मारा, धर्म के नाम पे मारा, मर्डर हुए, कत्ल हुए, रेप हुए, लेकिन चीफ जस्टिस ने नहीं कहा मैं चल के देखता हूं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस पहली बार कश्मीर जाके देखेंगे, क्या देखेंगे पता नहीं। और किसको खुश करने के लिए चीफ जस्टिस जा रहे हैं? चीफ जस्टिस इज नॉट पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। क्या किसी भी जघन्य अपराध के बारे में जो साक्ष्य रखती है सरकार, अगर उस पे उनको शक है तो री नोटिस इशू करें, दूसरी बार, तीसरी बार, 1000 बार मंगवाएं। लेकिन चीफ जस्टिस खुद ही मौके वारदात पे जाने लगा, तो फिर चीफ जस्टिस को हर जगह जाना चाहिए। फिर कश्मीर क्यों नहीं, फिर तो सब जगह जाइए, जहां भी क्राइम हुआ है वहां जाइए और देख के आइए अपनी आंखों से, तब फैसला लिखिए। यह इसलिए है कि कोर्ट में भी लोग हमारे समाज से गए हैं, उनके अंदर भी वो कमियां हैं जो एक आम हिंदुस्तानी में है। इसलिए इस देश में किसी एक आदमी को किसी कंफ्यूजन में, किसी गलतफहमी में या किसी गफलत में उसकी कुछ लोग हत्या कर दें, एक सभ्य समाज में किसी की हत्या जस्टिफाई नहीं है, उसे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक हत्या यूएनओ तक पहुंच जाती है, लंदन में उसके बारे में चिंता होने लगती है कि हिंदुस्तान के अंदर लिंचिंग हो रही है। लेकिन 70 साल किसी देश की उम्र बहुत बड़ी नहीं होती, इतिहास में एक लम्हे के बराबर है। इस जनरेशन को शायद वो सब न पता हो
जो कम से कम मैं जिनका गवाह हूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उस दौर में भी लोग चुप रहे। वही सुप्रीम कोर्ट जो आज चीफ जस्टिस साहब गए हैं कश्मीर देखने, ये बात अलग है कि 15 नंबर को रिटायर हो रहे हैं। क्या मुझे बताएं कि मैडम इंदिरा गांधी का एक हत्यारा, उसका कोई धर्म हो सकता है, उसका कोई बिलीफ हो सकता है, उसने किस मकसद से की हत्या उनकी। लेकिन दिल्ली में, लुटियन जोन में, उस दिल्ली में जहां पावर सेंटर है, प्रधानमंत्री के बाकायदा आह्वान करने के बाद, उसे जस्टिफाई करने के बाद, टेलीविजन पे आकर के यह कहा गया। मैं कल रात, ये जनार्दन मिश्रा जी हैं, आपके शहर के बड़े वकील हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं कल इनसे कह रहा था कि जनेऊ का इस्तेमाल भी समय समय पे अलग अलग हुआ है। उस वक्त की वक्ती जरूरत थी, तो जो साहब हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, वो जब हिंदुस्तान आए और जब उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो क्योंकि उनकी अहलिया, उनकी धर्म पत्नी का मजहब कुछ और था, तो उनको लगा कि कहीं सवाल ये ना होने लगे कि भाई ये किसका पुत्र है और किसका पति है। तो उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पे ऊपर आए, मंच पे खड़े हुए, और पहली बार भारत ने देखा कि जनेऊ जैकेट के ऊपर भी पहना जाता है। और वो जनेऊ पहनने के बाद उन्होंने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, वो तो इतिहास में लिखा जाना चाहिए। 2 वाक्य उसके हैं, वो अवेलेबल है, वीडियो क्लिप आप देखें और आज को जरा सी उसकी तुलनात्मक अध्ययन करें कि कैसे इस देश के अंदर पिछले 70 सालों में सत्ताओं ने इस देश में एंटी इंडिया और एंटी भारत और एंटी नेशन लोगों की जड़ें हजारों मीटर तक हैं। आसान नहीं है उनसे लड़ना। आप सरकार बदलते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाती है। आपने कई सरकारें बदली एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली बार बार, क्योंकि वही लोग सरकार चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है। उस धरती के हिलने में उस दिल्ली, जहां जिसे आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन होता है, उस दिल्ली में 3,500 सिखों का कत्ल हुआ, खुलेआम, एक तरफा हुआ, मैसेकर हुआ, कारनेज हुआ। लेकिन जो दानिश्वर लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने उसको पहले ही दिन क्या कहना शुरू किया। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैसेकर में, कारनेज में और रॉइट में फर्क होता है। रॉइट 2 लोगों के बीच में होता है, 2 धर्म के मानने के वालों के बीच में होता है। तो उसको टोन डाउन करने के लिए कि ये मैसेकर नहीं था, एक तरफा कत्ल नहीं था, आपने कहा सिख दंगे। ये सुना होगा आप सबने, अक्सर सुनते हैं सिख रॉइट। अगर आप सच बात कहेंगे तो फिर लोग दूसरे सवाल ना उठाएं, लिहाजा इस नैरेटिव को चलाया, सिख दंगे, सिख दंगे। वो सिख दंगे नहीं थे। पूरे देश में ना एक पुलिस वाला मारा गया, ना एक हिंदू मारा गया, ना एक मुसलमान मारा गया। पूरे देश में एक तरफा आपने मारा, सरकार की कन्वेंस में मारा। सरकार के मुखिया ने टेलीविजन पे आके उसको जस्टिफाई किया। उनको भारत रत्न दिया गया। पता चला आपको भारत रत्न मिलने की क्वालिफिकेशन क्या है। और तो और कोई खेल मुझे नहीं मिलता उनका। कौन सा खेल उन्होंने खेला कि इस भारत के खेलों का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न। तो देखिए, आप जब एक्सेप्ट करते चले जाते हैं अत्याचारों को, तो लोग समझते हैं कि मूर्ख लोग हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और ऐसे ऐसे कमाल के लोग थे भाई
कि जो जिस कमेटी के चेयरमैन थे अवार्ड देने वाली की, उन्होंने खुद ही अपने आप को भारत में दे लिया। यह हुआ इस देश में। तो जो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं पूरे देश को, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसने कहा मुझे भारत का अवार्ड चाहिए ही नहीं, कि भारत का अवार्ड ले ही नहीं रहा है, उसकी कमी पूरी दुनिया पूरी कर रही है, जहां जा रहे वहां का अवार्ड ले लेता है। अब उनको लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये तो उसका चेयरमैन भी नहीं है, मिल कैसे रहा। तो अब तक तो वेस्टर्न कंट्री दे रहे थे, तो इस देश के मुसलमानों ने और इस देश के तमाम वो दानिश्वर जिनको लगता है कि मुगलों के जाने के बाद सत्ता हमारे पास आनी चाहिए थी, अंग्रेजों से मिलकर हिंदुओं ने सत्ता ले ली है। वो अमेरिका गए थे, वीजा मत देना इसे, अब उससे कहे कि वीजा मत देना, अब वो इन्हें रोज पिज्जा खिलाने के लिए बुला लेते। तो ये बात आप जैसे यंग्स के सामने मैं किस लिए कहना चाहता हूं, आप जो होते हैं, जो भी आपके संस्कार हैं, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका बिलीफ है, दुनिया आपको क्या कहती है नहीं कहती है, जो लोग इसकी चिंता नहीं करते कि दो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, जब आप इसकी चिंता छोड़ देते हैं तो दुनिया आपके पीछे चलने लगती है। आप अपने अस्तित्व पे, अपने इतिहास पे और अपने आप पे गर्व कीजिए। ठीक है, हर घर में, हर समाज में, हर देश में एक पीरियड आता है कि जो थोड़ा लीन पीरियड होता है, जिसमें कुछ ऐसा समय आता है जो अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन इतने लंबे जीवन में वो अनकंफर्टेबल समय थोड़े समय के लिए रहता है। वो आपकी पहचान नहीं होती, वो आपके जीवन का छोटा सा हिस्सा होता है, उसको आदमी भूल जाता है। 1000 साल का पूरा वक्फा आपकी संस्कृति में आया, आपने अपने आप को पहला तो यह किया कि अपनी जो पूरा इतिहास था उसको आप ही ने गलत साबित करना शुरू कर दिया, और नए नए नैरेटिव आपने क्रिएट किए। तो लोगों को लगा कि इनसे बड़ा मूर्ख कौन है भाई। गंगा जमुना तहजीब ये कहां मिलती है, किस दुकान पे बिक रही है। फिर कहा गया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, क्या शेर है, ताली बजाइए सब, क्या वाह। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को मजहब और धर्म में फर्क नहीं पता है, ये फ्रॉड उन्हीं लोग फैला रहे हैं। मैं इस पूरे जुमले के खिलाफ हूं। मजहबी है जो लोगों के बीच में फर्क करता है, मजहबी है जो दंगा कराता है। और जब आप बात करते हैं संस्कृति की, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हिंदू मजहब नहीं है, हिंदू धर्म है। और धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं होती है, ये पाखंड जो आप देख रहे हैं ये नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है विज्ञान, धर्म का मतलब होता है आप जो हैं, ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें पानी भी है, इसमें पेड़ भी है, इसमें हवा भी है, आप उसके हिस्से हैं बस। और उस प्रकृति ने सब कुछ आपको इतना दिया है कि आपके जिंदा रहने के लिए उसने सारी चीजें आपको दी हैं। अब हम धर्म की बात करते हैं और कहते हैं कि धर्म और मजहब बराबर है। जो लोग संस्कृति नहीं जानते, जिन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी है, संस्कृत के 90% शब्दों का जब ट्रांसलेशन होके इंग्लिश में गया तो ये कुछ ऐसे ही है कि जिस अच्छी भली एक हमारी जो मां है, हमने मां से शुरू किया और उसको मम्मी बना दिया। एक जीता जागता पुरुष आपके घर में पिता है,
जिसे आप डैड कह के बुलाते हैं। वो मरा नहीं बेचारा, रोज मरता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको आधुनिकता से न जोड़ें। आप जितने आधुनिक थे, जितने साइंटिफिक थे, दुनिया में कोई दूसरी सभ्यता आपके बराबर नहीं थी। इसमें आपके सामने हो सकता है मेरी जनरेशन के लोगों का कसूर हो, यह काम मुझसे पहले के लोगों को करना चाहिए था, तो शायद आप सही बात समझ पाते हैं। समझाने का वो मेथड निकालना चाहिए था जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं। आज लव लेटर कोई लिखता है, बदल गया ना समय। अब तो 2 वर्ड लिखा काम हो गया। तो अगर मैं आपसे आज पुराणों की और वैदिक काल के दौर की बात करूं और वो रेफरेंस देना शुरू करूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 मिनट बाद में कहेंगे पता नहीं कौन आ गया यार। मैं बार बार अपने तमाम बुजुर्गों से, जो इस राष्ट्र के प्रति चिंतित हैं, जो सनातन संस्कृति के प्रति चिंतित हैं, और पूरी दुनिया में जो हाल मचा हुआ है कि आपको लोग अमेरिका से लौटने के बाद ये सिखा रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, या आपको सिखा रहे हैं। पहले पूरा आपने इस संस्कृति को नष्ट किया, इसको यहां से ले गए और वहां से अंग्रेजी के डिब्बे में रैप करके भेज दिया, और हमारे अंदर यह कुंठा पैदा कर दी कि अंग्रेजी बोलने वाला सच्चा होता है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वाला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूठा होता है। अंग्रेजी एक जबान है, एक कम्युनिकेशन के लिए है, लेकिन अंग्रेजी जानना और अंग्रेजी बोलने से आप ईमानदार होंगे, इसका कोई नाता नहीं है। लिहाजा अंग्रेजी में गाली भी अच्छी लगती है। तो हम इतने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हुए कि हर अच्छी बात जो अंग्रेज ने कह दी है, हमें रेफरेंसेस भी किसके चाहिए? यार किसी ब्रिटिशर से लिखा है कोई किताब इसके बारे में? कोई फॉरेन राइटर की जब तक रेफरेंस न मिले तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। और वो बेचारा शास्त्री जिसने बेहतरीन किताब लिखी है लेकिन हिंदी में लिखी है, इसलिए ये बेकार के लोग हैं। इस संस्कृति ने, इस कल्चर ने इस देश को तबाह कर दिया। सब कुछ आपके विपरीत है जिसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इतनी दूर तक चला गया है कि संविधान में 370 आई, 35A आई। उसके लिए तो जिम्मेदार लोग हैं, वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने कभी जनेऊ पहना नहीं, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा गले में बांधना है, कमर में बांधना है, तो कंफ्यूजन। लेकिन अभी किसी ने किसी से यह नहीं कहा कि तुम अपना धर्म बदलो, तुम अपनी सोच, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। सिर्फ एक ही काम इस देश में हुआ है, अगर गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था उसका ट्रांसलेशन भी हमने गलत किया है। नॉन वायलेंस का ट्रांसलेशन अहिंसा नहीं होता। पातंजलि का नाम आप लोगों ने तो सुना होगा, बस यही मेरी गलती है। मैं रामदेव जी की पातंजलि की बात नहीं कर रहा, वो टूथब्रश बनाते हैं। मैं उस पातंजलि की बात कर रहा हूं जी। उसमें अहिंसा का मतलब क्या है, वहां से चला है ये शब्द। अहिंसा मीन्स सामने वाले के प्रति शत्रुता का भाव न रखना, लेकिन उससे आगे लिखा हुआ है कि अगर दुश्मन तुम्हारे सामने है उससे तुम शत्रुता का भाव न रखो, लेकिन दुश्मन अगर सामने है तो उसकी गर्दन सर से अलग कर दो। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई मेरी रिसर्च नहीं है। लिहाजा हमने सारे नैरेटिव ही गलत बनाए और उस नैरेटिव से इस देश की मेजॉरिटी को भ्रमित कर दिया हमने।
इसी तरीके से हमने महानता का सर्टिफिकेट बहुत लोगों को दिया। तो एक नहीं, लगातार यह सिलसिला चला और आप इतने कुंठित हो गए, इतने एहसास कमतरी के शिकार हो गए आप, कि इस देश में जब भी कोई बात संवैधानिक तौर पे करने की कोशिश की जाए, जो संविधान में लिखा है जैसा भी है, जो भी कमियां हैं, मैं थोड़ी देर के लिए उस संविधान को भी मानने को तैयार हूं। लेकिन जो लिखा है, जो संविधान में लिखा है, इस देश में कुछ लोगों ने सियासी तौर पे अपने आप को ऐसी पोजीशनिंग उसकी कर रखी है कि कोर्ट फैसला हमारे हक में नहीं देगी तो हम इस देश में आतंक मचा देंगे और हम इस देश की सत्ता को इतना डराएंगे कि इस देश में 1985 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद उनके साहबजादे को 543 सीटों में से 412 सीटें मिली थी। हाईएस्ट मैंडेट था उनके पास, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन शाह बानो नाम की एक महिला जिसकी उम्र 70 साल हो गई थी, वो 24 साल से देश की हर दीवार पर सर मार रही थी। इस हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमानों की दुकानें खुली हुई हैं, चाहे वो देवबंद हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब जगह गई वो और हाथ जोड़ के उसने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया है, 24 साल से मैं अकेली रह रही हूं, मुझे सिर्फ अपने गुजारे भत्ते के लिए पैसा दिलवा दो। ये जितने मक्कार घूम रहे हैं, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने, इन्होंने उस बूढ़ी औरत की बात नहीं सुनी। उसने भारत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब वो सुप्रीम कोर्ट चली गई तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप भारत की नागरिक हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये महत्व नहीं है। अगर आप न्याय मांगने आई हैं तो भारत की सुप्रीम कोर्ट यहां के संविधान के हिसाब से आपको न्याय देगी। उनका फैसला सुना और तमाम सारी बात हुई और उसके बाद उस औरत को गुजारे भत्ते की रकम तय कर दी, फैसला उसके हक में दे दिया। ये वो कृत्य हैं जिनके बारे में दुनिया का मुसलमान, एक हैं जो टाई पे टोपी लगाते हैं, अंग्रेजी में बताते हैं, बड़ी उनको आयतें याद हैं, पेज नंबर ये, आयत नंबर वो। आजकल देश से भागे घूम रहे हैं, ये आयत पता नहीं चल रही कि कौन सी आयत है जिसकी वजह से देश से भागे घूम रहे हो। आप सोचिए कि एक इंस्टीट्यूशन ने, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मुसलमानों के ठेकेदार हैं उनको भी सच बात नहीं बता रहे। एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है देवबंद, जो सहारनपुर में है उत्तर प्रदेश में, उसने अपने कुरान शरीफ की एक आयत को ही टेम्पर कर दिया क्योंकि उससे वही सूट करती। उनको पता हिंदू पढ़ते नहीं और बाकी लोग उसे हरे कपड़े में लपेट के रख देते हैं, जो दिल चाहे को कुरान शरीफ के नाम पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने उस देश के दंगाई मुसलमान, उस देश के वो मुसलमान जो इस संविधान पे यकीन नहीं रखते थे, जो सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं रखते थे, इतना दबाव बनाया कि आधुनिक युवा प्रधानमंत्री, कंप्यूटर युग का प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। यह दुनिया में पहली बार हुआ कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत जिसको फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में दिया, लेकिन इस देश में राजनीति और वोट बैंक के दबाव में आपने पार्लियामेंट में लाकर उस फैसले को बदल दिया कि एक खास वर्ग को और खास सोच के लोगों को आपको अपील करना था। लेकिन मैंने कहा कि कुरान मजीद में बहुत सारी बातें लिखी हैं, जो मेरे रेफरेंस की है वो मैं आपको हवाला देना चाहता हूं। उसी कुरान मजीद में लिखा है, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, मैंने दुनिया की हर चीज तुमको दी है, ये पूरी कायनात है, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है इसमें, लेकिन मैंने जिंदगी जीने के लिए तुमको कुछ उसूल बताए हैं।
तुम्हें एक नेक इंसान बनाएंगे। और मुझ अल्लाह से डरना और तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए, इसकी कोशिश करना। और अगर तुम मेरे बताए रास्ते से हटे और तुमने उन बातों को नहीं माना, तो अल्लाह ने आगे फरमाया कि मैं इसी जमीन के ऊपर वक्तन वक्तन ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। ये नहीं कहा कि AK-47 से तुम्हें मार देंगे, ये कहा कि मैं लोग भेजूंगा, तुम मेरे रास्ते से भटक गए, तुम ईमान से भटक गए, तुम रमजान से भटक गए, तुमने ईद का बकरा बाजार से खरीदा 3 दिन पहले और काट के कहा कि हमने अल्लाह को कुर्बानी दे दी, बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह ने कुर्बानी में यह मांगा कि जो सबसे निजी चीज है, जो इब्राहिम साहब को ख्वाब में आया, इब्राहिम साहब के ख्वाब में आते थे और अल्लाह उनसे कहते थे कि मुझे तुम्हारी सबसे नजदीक चीज चाहिए, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। वो अपनी बेगम साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे 3-4 दिन से अल्लाह ख्वाब में आ रहे हैं और वो मुझसे सबसे प्यारी और मेरे जो नजदीक है उसे मांग रहे हैं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो गरीब लोग थे, एक बेटा है इस्माइल, आप इसको दे दीजिए। उन्होंने अपने बेटे को यह पूरी वाकया बताया कि अल्लाह ऐसा ऐसा मुझसे कह रहे हैं। एक सेकंड, बाद में करेंगे बात। वो हाथ तक आ जाएगा 370। नहीं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उससे बाद में बात कर लेंगे। नो यार, आई एम जस्ट फिनिशिंग, यू कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक ठीक, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा जो भी सवाल पूछना चाहे मैं यही हूं। तो इस्माइल साहब से जब उन्होंने कहा अपने बेटे से कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बानी देने जा रहा हूं, देखिए कुछ रेफरेंस की इसलिए जरूरत है इस देश के अंदर कि लोग सुनना नहीं चाहते, उनके कानों को वही अच्छा लगता है जो वो 70 साल से झूठ सुन रहे हैं। इस्माइल को लेके गए और जब अल्लाह की राह में उन्होंने इस्माइल का कुर्बानी देने की कोशिश की, तो वहीं पास की झाड़ियों में एक भेड़ उस जमाने होती थी, वो आ गई और अल्लाह ने कहा बस मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। तो बेटा जो था उनका, जिसको बाद में कहा जाता है कि वो भेड़ की शक्ल में तब्दील हो गया, ये एक कहानी हो सकती है, लेकिन सच बात यह थी कि सबसे नजदीकी चीज की कुर्बानी मांगी थी। यह नहीं कहा था अल्लाह ने कि एक दिन पहले बकरा लाना और उसे काट के खा जाना, यह नहीं कहा था। तो जब यह हुआ इस देश में, तो पूरी दुनिया में है ये। तो जो आप आज इस्लाम का रूप देख रहे हैं, जिस इस्लाम का विवश चेहरा कश्मीर में आपने देखा, तब किसी मुसलमान ने मेरे यंग दोस्त की तरह सवाल नहीं पूछा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, एक राज भारत के अंदर इस्लामिक स्टेट बन गया, संवैधानिक तौर पे आपने जम्मू कश्मीर में जो जघन्य अपराध किए हैं उसके लिए दुनिया की कोई माफी नहीं मिल सकती आपको। 370 सुनना चाहते हैं, 35 पे सुनना चाहते हैं, रोशनी एक्ट सुनना चाहते हैं, कितने एक्ट बताऊं? आपने तो जम्मू कश्मीर में वो जघन्य अपराध किया है कि अगर 10 नस्लें भी माफी मांगे तब भी बात पूरी नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के अंदर आप मुझे बताएं, आज कर्फ्यू है? कर्फ्यू लगा हुआ है। आज पूरे देश में एक चर्चा क्या हो रही है कि जम्मू कश्मीर में नेट नहीं चल रहा। आपका सोशल लेवल इतना हाई चला गया है
कि नेट न चढ़ने पे चिंता हो रही है। मेरा गुस्सा एज एन इंडियन, अब आप उसको हिंदू कह लें, राष्ट्रवादी कह लें, या आप उस कॉलम में ले जाएं, कश्यप ऋषि की धरती, कश्यप ऋषि के वंशज जो उस कश्मीर के मूल निवासी थे, दुनिया में प्रख्यात पंडित थे। कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जहां कश्मीरी ब्राह्मण न गया हो। उसी कश्यप ऋषि के देश में जिहादियों ने धर्म का इस्तेमाल करके, कुरान का इस्तेमाल करके 1990 में हर मस्जिद से नारे लगे, और वो जनरेशन अभी हमारी जिंदा है। कई पत्रकार, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े एंकर आप देखते हैं, वो सब उसके मारे हैं। किसी का भाई मारा गया है, किसी की मां मारी गई है। मारने के लिए कोई अमेरिका से और पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आए थे, पड़ोसियों ने मारा। 2500 लोगों को आपने रेप किया, मर्डर किया। अपने ही देश में उनको कश्मीर से यह पता नहीं था कि कल कहां जाएंगे। कुछ भाग के बॉम्बे चले गए, कुछ यहां आ गए, वहां चले गए, पूरे देश में फैल गए। आप मुझसे जो उम्र में 10 साल बड़ा हो, कोई अखबार, कोई टेलीविजन, कहीं कोई धरना, कोई प्रदर्शन, ये जो गंगा जमुना तहजीब का फ्रॉड फैलाया था, ये भाई भाई का फ्रॉड फैलाया था, ये 19 जनवरी 1990 को वो कश्मीरियत कहां मर गई थी कि जिन लोगों ने तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया, जिन लोगों ने तुम्हें चलना सिखाया, जिन्होंने तुम्हें तालीम दी। एक बच्चे को, एक टीचर की कहानी इसलिए बता रहा हूं कि वो बार बार कहकर के मुझे यह बताना पड़ता है कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया उसमें कितनी नफरत थी। एक बच्चे को एक लेडी ने स्कूल में पढ़ाया, हाई स्कूल में पढ़ाया, 12th में पढ़ाया। वो लेडी रिटायर हो गई। वो बच्चा उसके पड़ोस में रहता था। 19 जनवरी की रात को वो बच्चा जो जवान हो चुका था, उसी अपनी टीचर के घर घुसता है। इस पूरी घटना को मैं वर्णन इसलिए ऐसे करना चाहता हूं ताकि आप ये सोचें कि आवेश में, गुस्से में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन क्या इस ऑर्गेनाइज तरीके से, इस सोच के साथ वो लड़का अपने घर से निकला। पड़ोस में रहती थी वो टीचर, रिटायर हो गई थी। उस टीचर ने पूछा, अरे तुम कैसे आए? वो आगे बढ़ा, उसने अपनी उस टीचर को गिराया, रेप किया और 56 टुकड़े कर दिए उसके। और आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप कहते हैं कश्मीरियत। तो इस कश्मीरियत कहां मर गई थी? ये जो ट्रक में भर के जा रहे हैं आज कश्मीर में देखने के लिए कि इंटरनेट नहीं है उनके पास। कभी 30 साल में कश्मीरी पंडितों ने, जो 5.5 लाख हैं, देश भर में फैले हुए हैं, कोई चाय की दुकान चला रहा है, कोई सिगरेट की दुकान चला रहा है, किसी नेता ने, किसी इंटेलेक्चुअल ने उनसे पूछा कि तुमने अपनी 30 साल में दिवाली कहां मनाई थी, जो बकरा ईद मनाने के लिए परेशान है। यार प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी लाइक दिस यार। तो भाई साहब, आप भी बाकी लोग सुन रहे हैं ना, ये बाकी लोग भी सुन रहे हैं। दिस इज नहीं, इशू ये नहीं है भाई। अगर देयर इज सम क्वेश्चन यू आस्क मी, मैं आपको बात वही कह के चला जाऊं जो नेता कहते हैं, तो मेरा ये एजेंडा नहीं है। मैं ये देश भर में कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूं कि किसी को कोई राजनीतिक पद चाहिए। मेरी जिंदगी के बारे में सबको खुला पता है। मैं सब कुछ छोड़ के जीवन में यहां आया हूं, और मेरी कोशिश है कि सच बात को सच समझने के लिए सही हिस्ट्री आपके सामने की पता हो। मैं 5000 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं बता रहा आपको, लेकिन अगर आप कल की हिस्ट्री भी नहीं सुनना चाहते तो ये अफसोस की बात है कि आप वही सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो भाई, अब मैं वो कहने वाला नहीं हूं, वो नहीं मैं कहने वाला।
1000 साल तक वो सुना है जो हमें अच्छा नहीं लगता था। हमने उसके बावजूद भी कोई ऐसा कृत्य भारत के इतिहास में, इस 1000 साल की संस्कृति में कोई बता दे कि हमने ऐसा कोई कृत्य किया है तो हम मान लेते हैं। हम तो उस जमाने से लेके आज तक सब कुछ होने के बावजूद भी हमने शिकायत नहीं की। और जिन लोगों को मेरी बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनसे एक और सवाल है कि जम्मू कश्मीर के उस वैली में जहां 7% पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की, वहां की सिर्फ 7% पॉपुलेशन में 100% अब मुसलमान रहते हैं। 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को जब मारा जा रहा था, तो क्या आप समझते हैं कि वो इतने कायर थे, इतने डरपोक थे? उनके हजारों साल पुराने संस्कार ने उनको अलाउ ही नहीं किया। अगर उस 5.5 लाख लोगों में से 100 लोग हथियार उठा लेते तो आधा कश्मीर बच जाता। लेकिन फिर भी वो आतंकवादी नहीं बने, उन्होंने बदला नहीं लिया। और इस देश की मेजॉरिटी हिंदू सरकार, चाहे इसकी रही हो चाहे उसकी रही हो, फिर भी बदला नहीं लिया। ये करेक्टर है हमारा कि जिन लोगों के भाई बहनों ने कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, उनके बेटे बॉम्बे में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में हजारों लाखों की नौकरी कर रहे हैं। लोगों को पता है कि इनके घर वालों ने क्या किया, लेकिन इसके बाद सरकार का रुख देखिए और समाज का रुख देखिए और हमारा चरित्र देखिए। सरकार ने हर राज्य में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया कि किसी भी कीमत पर इस राज्य में जो कश्मीरी लड़का कश्मीर का आपके यहां काम कर रहा है नौकरी, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके लिए डीएम को डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि अगर रात में भी आपको खबर मिले कि किसी कश्मीरी लड़के के साथ कोई जाति, कोई गाली, कोई गलौज हो गई हो, तो आपको रात में अटेंड करना है। ये हमारा चरित्र है। ये डिफरेंस दिखाने के लिए मैं नहीं कह रहा। इसी देश के अंदर 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान थे कि नहीं थे? जम्मू कश्मीर का संविधान था कि नहीं था? आपने जम्मू कश्मीर में जो किया है उसको मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए इतनी लंबा रेफरेंस देना पड़ रहा है मुझे। क्या किसी मुसलमान ने इस पूरे देश में अक्रॉस द बॉर्डर कोई धरना किया? कश्मीरी पंडितों के साथ जाती हुई है? ये ईमानदार कोशिश कहां है? तो ये जो फ्रॉड है ना इस देश के अंदर, कुछ लोग बुरे हैं तो अच्छे कहां हैं? कहां है अच्छे? वो अच्छे ही तो प्रॉब्लम है मेरी। आप कहते हैं कि चंद लोग बहक गए हैं। अरे भाई, बहक गए मान लिया, लेकिन आसाम से लेकर के गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कोई तो 2 लोग ऐसे निकलते जो कहते हम कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने मारा है, हम धरने पे बैठ के जब तक नहीं उठेंगे जब तक उनको सजा न मिले। तो जो 5% है वो खतरनाक नहीं है, जो 95% लुप्पी है वो ज्यादा खतरनाक है। तो आपने संविधान के अंदर एक नाजायज धारा को लिया, उसके बारे में कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। अगर इसी किस्म की कोई धारा भारत के संविधान में जोड़ दी जाती, कुछ ऐसा कह दिया जाता, ओहो, तो बवाल हो जाता इस देश के अंदर। सड़कों पे सरकार को जवाब देना पड़ता। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 35 पे पहली बात नाजायज था, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट करके हम लोगों की PIL के ऊपर अभी चर्चा चल रही है। उनको तो पता नहीं था कि हम कोर्ट में बहस करेंगे। वो बहस कर रहे हैं, किसी ने फैसला दे दिया। अब संकट ये है, वो क्या दें? जो उनको काम करना था वो किसी और ने कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो लिबरल हैं, जो बार बार लिबरल के नाम पे एक नया किस्म का फ्रेज गढ़ते हैं। भारतीय समाज और इस समाज की मिट्टी में, इस देश की धरती के अंदर इनबॉर्न सेकुलरिज्म है। इस समाज को संविधान से सेकुलर होने की जरूरत ही नहीं थी। यह भी एक गलत फ्रॉड है कि संविधान में जो सेकुलर है उसको आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। यह भी ट्रांसलेशन गलत हुआ है। सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया तो फिर हाहाकार मच जाएगा।
ये इसका ट्रांसलेशन है पंथ निरपेक्ष, क्योंकि हमने गलत पढ़ा, गलत बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों को यह शौक है, जो लोग बार बार नारे लगाते हैं हमें क्या चाहिए, आजादी, फिर आजादी की बात हुई तो जम्मू कश्मीर में तो जायज नाजायज तरीके से संवैधानिक तौर पर उसके अलावा भी इतनी चीजें दी गई, और 7% लोगों को अपीज करने के लिए 90% पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज नॉट आस्किंग एनी काइंड ऑफ आजादी और स्लोगन एंड एनीथिंग। 93% सिर्फ कश्मीर वैली के अंदर जो 7% लोग हैं जो सीधे जन्नत से आए हैं, उन्हीं को चाहिए था। जम्मू को नहीं चाहिए था, लद्दाख को नहीं चाहिए था। और अभी भी आप क्या रिएक्शन देख रहे हैं? एक रिएक्शन, जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा है, कोई ये बता रहा है कि कहीं जम्मू के अंदर कुछ हो रहा है? न जम्मू के लोगों को तकलीफ है, लद्दाख के लोग तो 6-6 फीट कूद रहे हैं ऊपर। तो सारी तकलीफ उन लोगों को है जिन्होंने बेईमानी से दिल्ली को ब्लैकमेल करके, पड़ोसियों को ब्लैकमेल करके आपने नाजायज तरीके से अपनी सत्ता बना ली थी, और उस सत्ता में आप किसी तीसरे को आने देना नहीं चाहते थे। हमारी हेजेमनी बनी रहनी चाहिए, कितना भी कुछ कर लो। अब वहां सवाल उठने लगा कि हमें निजामे मुस्तफा चाहिए। कुछ लोगों को निजामे मुस्तफा बर्मा में भी चाहिए था। बहुत उन लोगों ने कहा कि हमारे धर्म के अंदर वायलेंस नहीं कर सकते हम, हमसे निजामे मुस्तफा मत मांगो, जो है उसमें अपना हक लो और मस्त लो। लेकिन उनको लगा गेरुए वस्त्र पहन लिया इन्होंने, जैसे हमारे यहाँ के लोग पहन लेते। इन्होंने उसमें भी गलतफहमी से सोचे कि शायद ये भी ऐसे होंगे। बहुत दिन तक बर्दाश्त किया बर्मा ने कि निजामे मुस्तफा इस सिस्टम में नहीं दिया जा सकता। जो इस देश का विधान है बर्मा का, वही मानना होगा। आपको बराबर के अधिकार हैं, मस्त रहिए। लेकिन उनको समझाए, उनको कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई कि सभी जगह नेहरू जी की सरकार है। वो लोग जिनके धर्म की आस्था ही ये थी कि वो हथियार नहीं उठाते थे, उन्होंने जब हथियार उठाया तो निजामे मुस्तफा को ढूंढ रहे लोग कहां कहां, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई फ्रांस में, कोई दिल्ली में, सब जगह ढूंढते घूम रहे हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं ये बात, जो हो गया वो हो गया। नाराजगी लोगों में बड़ी जल्दी होती है। अरे हम वो देश है भाई कि हमने 1200 साल की गुलामी झेलने के बाद भी जब आपका राज आता है, जब आपकी हुकूमत आती है, तो आप अपने इतिहास की गलतियों को ठीक करते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर 57 सड़कें ऐसी हैं जिनके बारे में मेरे पूर्वजों ने पढ़ाया है कि इन्होंने दादा को लूटा, मां को लूटा, बलात्कार किया, रेप किया, मर्डर किया। ये तमाम सारे लोग औरंगजेब से लेके बाबर रोड, अकबर रोड, ये किसके नाम पे हैं? जिन्होंने हमारे पूर्वजों को लूटा है। अगर हम इंटॉलरेंट होते, अगर हम एक्सट्रीमिस्ट होते, तो एक भी रोड नजर आती? और जो ये सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते हैं, ये नजर आते? लेकिन उस सब के बावजूद भी हमने कहा ठीक है, चलिए ये भी कर लीजिए। लेकिन अब आपको लगने लगा है कि जो 100 साल पहले आपने डराया था वो अब भी डरेंगे। मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस कहता है 2 साल का और 25 साल की पत्रकारिता, ये जो जनरेशन है इसको मुझसे और किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके हाथ में जो मोबाइल है उसमें सब ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। ये जितनी राष्ट्रभक्त है उतनी हमसे आगे पीछे वाली पीढ़ी नहीं थी। अगर इनको सच बता दिया आपने तो ये सूद समेत हिसाब लेंगे। फिर शिकायत मत कीजिएगा हमसे। इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि 5000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री क्या थी। ये हिसाब बराबर का भी करना चाहते हैं। लोग, बुजुर्गों को बड़ी गलतफहमी है कि ये पिज्जा खाते हैं और मैगी खाते हैं।
जब सत्तू खाने वालों से कुछ नहीं हुआ तो पिज्जा ही खाने वाले कुछ करने वाले हैं। लिहाजा जो डिबेट का डिस्कोर्स है आज देश में, ये वही लोग हैं जो 46 साल के आदमी को युवा नहीं समझते और 64 साल के आदमी को युवा समझते हैं। ये वही लोग हैं। इनको युवा में भ्रमित मत करिए। लोटों का जूता पहनने से युवा नहीं होता कोई। फुल आस्तीन का कुर्ते को छोटा करने से भी युवा हो जाता है। और जब युवा थॉट सामने आता है ना, तो उसमें उम्र नहीं तय होती है। अब खींचतान करके हर आदमी युवा बनने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा 35A का जो प्रावधान था, उसका पहला प्रावधान यह था कि 35A जम्मू कश्मीर में दी गई, और उसका पहला प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि वो जम्मू कश्मीर की नागरिकता आपको दे या न दे। मैं इस बात को थोड़ी देर के लिए यहां तक भी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो बार बार आपको झूठ बोला जाता है, जो हमारी जनरेशन से झूठ बोला गया, हमारे पहले के लोगों से भी झूठ बोला गया कि देखिए साहब, ये जो धारा थी ना 35A, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए ये भी बात मान ली, लेकिन मैं इसलिए ब्लंट हूं, जिससे कुछ लोग सवाल पूछते पूछते चले गए, कि मैं आपके बीच में वोट मांगने नहीं कभी आऊंगा। मुझे किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस की चिंता नहीं है। ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट ना हो हम, ये समाज को बीमारी है। इसलिए आप समाज के सामने सच बोलिए। कुछ को बुरा लग सकता है, वो सवाल पूछें, तर्क पे बात करें, लेकिन जब आप जाएं तो ये जनरेशन जब तलाशे कि एक ऐसा आदमी आया था जिसे हमारे टीचर और फैकल्टी ने बुलाया था, उसने कितना झूठ बोला और कितना सच बोला। मेरे पीठ पीछे जब आपको सच बात पता चलेगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोबारा कहेंगे कि अब कुछ और हट गया है, फिर दोबारा बुला लीजिए। 14 मई 1957 का जो 14 मई 1954 का जो आदेश था, जब जम्मू कश्मीर का संविधान जो कि 1957 में बना, जिसकी अभी हाल में ही अंत्येष्टि हुई है, कश्मीर के वो महान लीडर जो कश्मीरियत की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो कश्मीर का इतना नाम चिल्लाते हैं, कहते हैं बाबा कश्यप, और वहां तो कश्मीर की धरती तो पवित्र इसलिए है कि वहां कश्मीर ऋषभ पैदा हुए, वो भी नहीं है। वहां तो मोहम्मद साहब का बाल भी रखा हुआ है, उसकी भी पूजा होती है, वो भी मुकद्दस है, वो भी पवित्र है। वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ वहां रखा हुआ है, जिसको आप हजरत बल कहते हैं। उस जमीन पे, उस जगह पे 54 में कितने जहरीले उस वक्त के मुसलमान लीडर थे। अपने संविधान में जब इस 35A को ट्रांसफर किया, क्योंकि ये स्पेसिफिक जम्मू कश्मीर के लिए बनी थी, जब ये जम्मू कश्मीर के लिए बनी थी, तो उन्होंने अपने संविधान में 57 में जो बन के लागू हुआ जनवरी में, तो उन्होंने मालूम है क्या डिमांड की? उस वक्त के तमाम कश्मीरी लीडरान, उन्होंने कहा कि हमें ये धारा चाहिए, लेकिन हम इसके लागू करने की डेट 57 नहीं, हम 44 रखना चाहते हैं। अब 44 में तो भारत गुलाम था, तो ये 44 क्यों रखना चाहिए? तो विजनरी प्रधानमंत्री की दोस्ती इतनी थी कि उन्होंने पूछा नहीं। 44 रखने के पीछे देश को क्यों नहीं बताया गया कि ये 44 क्यों हमने रखी है? ये 44 की डेट इसलिए रखी गई जोशी साहब, क्या आप सबको मालूम है कि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में, जो आज लाहौर है, उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ पाकिस्तान बनने का, और उस रेजोल्यूशन के बाद में जो हलचल शुरू हुई, और सबको मालूम है कि सियालकोट से ट्रेन आती थी, एक ही रास्ता था और रास्ते नहीं थे, तो बहुत से समझदार लोग ने माइग्रेट करना शुरू किया और वो भारत आए, कश्मीर आए।
लेकिन आप जरा उस वक्त के लीडर्स की सोच देखिए, जब अफरा तफरी का माहौल था, जब देश में किसी को कुछ पता ही नहीं था, हजारों लाखों लोग, 21 लाख लोग मारे गए थे, उनके वारिस उनको ढूंढ रहे थे, लोग कफन दफन के लिए ढूंढ रहे थे। पंजाब में हजारों औरतों के साथ रेप हुआ उस दिन जिस दिन आपके दिल्ली में झंडा फहराया जा रहा था 15 अगस्त का। बंगाल के अंदर माएं बहनें अपने बच्चों को गलियों में, रेलवे स्टेशन पे उनकी लाशों को ढूंढ रहे थे, जब आप विजनरी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। उस वक्त 1944 के अंदर जो लुटे पिटे लोग आए, जब वहां वायलेंस शुरू होने लगा तो 5600 परिवार, 5600 फैमिलीज 1944 से 1947 और 48 तक भारत के जम्मू कश्मीर आई। और आप निगाह देखिए, सबको पता था कि ये 110% हिंदू हैं, सिख हैं, डोगरा हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये तमाम सारे लोग हिंदू थे। इसलिए उस वक्त के कश्मीरी लीडरों ने 1944 की कट डेट रखी। और उसका असर क्या हुआ कि आपने पहली फुर्सत में जो आपने एक नाजायज तरीके से धारा 35 में जोड़ी और कहा कि हम इसके लागू करने की डेट 1944 से रखेंगे, तो आपने जो 5600 परिवार थे, आज 2019 में उनकी गिनती 7.5 लाख है। दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, जेएनयू से लेकर के जादवपुर में डेमोक्रेसी का पर्व, आजादी की बात करने वाले लोग, मानवाधिकारों की बात करने वाले लोग, आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात करने वाले लोग। एक मुझे कोई आवाज ऐसी बता दें, मैंने भी अपना जर्नलिज्म 89 में शुरू किया है, हर दिन का हिसाब है मेरे पास 2 दिसंबर 1917 तक का। एक मुझे बताएं कि देश में कोई सेमिनार हुआ, देश के किसी कोने में किसी ने खड़े होकर कहा कि कैसी अजीब ट्रेजेडी है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इसी लोकतंत्र के अंदर 7.5 लाख लोग अपना वोटिंग अधिकार उनसे छीना हुआ है। वो 70 साल से वोट नहीं दे सकते थे, चुनाव नहीं लड़ सकते थे, और उसके प्रावधान 35A के तहत न जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते थे, न नौकरी कर सकते थे, न जम्मू कश्मीर राज्य की कोई सुविधा आपको मिल सकती थी। क्यों? कि जो उस विधान को चलाने वाले लोग थे, उन्हें हिंदुओं से नफरत थी। लिहाजा 7.5 लाख लोग इस धरती पे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पिछले 70 साल से कैसी जिंदगी जी रहे थे, इस देश में उसकी चिंता नहीं हुई। वो आज इंटरनेट की चिंता कर रहे हैं। और ये जघन्य अपराध आपने यहां तक नहीं रोका, दूसरा इसी से रिलेटेड एक और अपराध किया है। इस पे पूरे मानव समाज को शर्मसार होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए, और जिन्होंने किया वो शर्मसार कभी नहीं होंगे। 1957 में बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। ये मैं आज की जनरेशन से इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास लोग बहुत आते हैं, बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। मैं आपको लॉजिकली, एकेडमिकली, फैक्चुअली करेक्ट करना चाहता हूं। रेफरेंस के लिए आपसे कह रहा हूं कि आपको जो किताब पढ़नी हो, जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसकी सारी किताबों के नाम बताऊंगा, और एक भी किताब आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने नहीं लिखी है। सब बड़े बड़े लोगों ने लिखी है जो सत्ता के उस वक्त बहुत नजदीक थे, उन्होंने किताबों में जो लिखा है वही कोट कर रहा हूं। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्वीपर्स ने हड़ताल कर दी। शेख साहब के सामने संकट हो गया, क्योंकि शेख साहब सिर्फ करते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं। तो ये कहा गया, ये मैं मिनट्स बताता हूं मैं आपको। आप में से किसी ने जम्मू कश्मीर का संविधान कभी देखा? मैं जो आखिरी कॉपी जिसका दाह संस्कार हो गया वो आपको देके जाऊंगा, आप उसको स्टडी तो करिए भाई। वो बात अलग है कि उसकी वैधता खत्म हो गई, उसको पढ़िए तो कम से कम। जो देश को बताया नहीं गया, अवेलेबल नहीं है, वो या तो उर्दू में है या इंग्लिश में। 57 में स्वीपर्स की हड़ताल एक राष्ट्र के लिए कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी, लेकिन उस घटना के जेनेसिस में मैं गया हूं, 20 बार जम्मू गया हूं, इसी काम के लिए गया हूं।
न मेरे खानदान में कोई जम्मू कश्मीर का रहने वाला, न कोई गया, न कोई इलेक्शन बैकग्राउंड, न कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बैकग्राउंड, न मैं दलित, न मैं दलितों का लीडर। 57 में जम्मू कश्मीर में स्वीपर्स की हड़ताल हुई। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब उस वक्त के वजीर आला चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में एक कम्युनिटी होती है जो ये हमारी गंदगी साफ करेगी, उसको ढूंढो जाकर के। तो उनकी काबीना के 2 मंत्री गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर गए और वहां से 200 वाल्मीकियों को लेके आए। 57 की घटना बता रहा हूं मैं आपको। और उनसे कहा कि आप हमारे शहर में, हमारे राज्य में हालात खराब हो गए, महामारी फैल गई है, आप इसको ठीक करें, हम आपको नागरिकता भी देंगे, क्योंकि 54 में 35 पे आ चुका था। झूठ बोला उन्होंने कि हम आपको नागरिकता भी देंगे और नौकरी भी देंगे। 57 के भारत को जो मुझसे बुजुर्ग लोग हैं वो जरा तसव्वुर करें कि उस वक्त क्या आलम होगा। किसी को नागरिकता की चिंता थी क्या, या किसी को इस बात की चिंता थी क्या? जिसको जहां मिल गया वो नौकरी करके अपनी रोजी रोटी में लग गया। बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, आपके नाम के आगे मोहम्मद भी लगा था, उसी का भ्रम रख लेते कम से कम। आपने उसका भ्रम भी नहीं रखा। वो जो लोग बिल्कुल भी अनपढ़ थे, जिनका कहीं कोई लेना देना नहीं था, आपने उनसे वादा तो किया लेकिन संविधान में प्रोविजन नहीं किया। और जो प्रोविजन किया वो पूरे देश को बताना चाहता हूं, जो मेरे लिए सबसे गहरी चोट है। आज दलित पॉलिटिक्स बहुत होती है, जय भीम और जय मीम का बड़ा नारा लगता है। जो महान विजनरी थे, एक जो पाकिस्तान के कायद बने, फादर ऑफ नेशन बने, उनको भी दलितों की बहुत चिंता थी। वो भी बंगाल से एक शख्स को अपने साथ लेके गए पाकिस्तान और कहा कि आप हमारे साथ चलिए, आपके साथ भी इन अपर कास्ट ने बड़ा अत्याचार किया है और हमारे साथ भी किया है, लिहाजा हम दोनों का दुख बराबर है। वाह 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 वाह, क्या जुमला था साहब। ले गए उनको। वो अंबेडकर ने बहुत समझाया कि ये गलती कर रहे हो, नहीं तुम गलत कर रहे हो, मत जाना। लेकिन कुछ लोगों को जैसे आजकल दौरा पड़ता है वैसे उनको भी पड़ा। वो चले गए। बंगाल से मुस्लिम लीग का एक शख्स पाकिस्तान गया, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बना, संविधान लिखा उसने। लेकिन इस बीच में अल्लाह ने जिन्ना साहब को अपने पास बुला लिया। तो लियाकत अली खान, जहां मैं पैदा हुआ हूं, वहां से गए थे, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त 12% दलित पाकिस्तान में थे। यह घटना मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज की युवा पीढ़ी रोज सुनती होगी, कभी खबरों पे, कभी अखबार में, कि पाकिस्तान में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। कुछ कुछ सुनते हैं आप लोग, इस किस्म की खबरें आती हैं, किडनैप कर लिया, कन्वर्जन कर लिया। यह उस वक्त हो रहा था। उस लॉ मिनिस्टर ने कहा, इतनी खबरें आती हैं, इतना बुरा हाल है, मुझे बहुत अफसोस है। तो लियाकत अली खान ने उनसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको जिन्ना साहब लाए थे, जिन्ना साहब चले गए, अब आप भी चले जाएं। वो शख्स भारत आया, अपना रेजिग्नेशन लिखा और उसने जो व्यथा उसमें मौजूद की है वो हमने अपलोड कर दिया है। आप सब लोग YouTube पे देख सकते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल उस आदमी का नाम था। वो दलित लीडर था। इस हिंदुस्तान के किस गली और कोने में उसकी बेचारे की मौत हो गई। न तो जय भीम वालों ने पूछा, न जय मीम वालों ने पूछा उसे। उन लोगों ने क्या किया? वो षड्यंत्र उस वक्त का था, उसी की देखा देखी 1957 में जो 200 वाल्मीकि परिवार लाए गए थे, गिनती में आए थे, बख्शी गुलाम साहब चले गए। ये सिलसिला चलता रहा, बताया नहीं गया। जो अभी साहब सवाल पूछना चाहते थे, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता था, वो चले गए बेचारे। 57 के बाद दिसंबर में जम्मू कश्मीर के संविधान ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, खासतौर से ये जो यंग जनरेशन बैठी है।
1957 में जो संविधान जनवरी में लागू हुआ, दिसंबर में उसके अंदर एक प्रोविजन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या था? पहली बात तो क्या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की इतनी जल्दी थी, और क्या महत्वपूर्ण और क्या इमरजेंसी थी? लेकिन आप जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुनेंगे तो आपको भी शर्म आएगी। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह कहा गया कि ये जो वाल्मीकि आए हैं, ये यहां रह सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, इनको नागरिकता नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि 1954 में हम जिस मकसद से लाए थे, तो उन दलितों ने आज तक नहीं पूछा कि कश्मीर के अंदर पीआरसी की जरूरत होती है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की, वहां नौकरी करने के लिए। आज उन वाल्मीकि जो 200 आए थे, वो 2.5 लाख हैं। उनके घर की बच्चियां राष्ट्रीय चैंपियन है स्पोर्ट्स में, एमबीबीएस कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने क्या कहा कि आप पढ़ें लिखें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य, आप जब भी नौकरी मांगेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ आपको भंगी की नौकरी मिलेगी। यह जम्मू कश्मीर के संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके लोग चले गए, जिनको परेशानी हो रही थी वो सुनना नहीं चाहते। इस प्रदेश में किसी की आत्मा जागी? किसी दलित लीडर ने यह बात बताई आपको कि नहीं बताई? उन दलितों का क्या कसूर था? क्योंकि आप उनको कन्वर्ट करना चाहते थे, उन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर दिया। इसलिए मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि आज जो बराबरी 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 की बात कर रहे हैं, आप तो उस अल्लाह के बनाए निजाम, जिसे आप निजाम मुस्तफा कहते हैं, आप तो उसके प्रति भी ईमानदार नहीं थे। क्योंकि आप कहते हैं कि आपकी किताब यह कहती है कि एक ही सफ में अहमद और अयाज, अमीर और गरीब एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, अल्लाह के दरबार में सब बराबर होते हैं। तो जो अल्लाह का कानून लागू करना चाहते थे, उन्होंने अल्लाह की बनाई मखलूक, अल्लाह की बनाई क्रिएशन, जिसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। 57 से लेके 2019 तक आप सोचिए, आज इंग्लिश टॉयलेट आया है। जरा थोड़ी देर के लिए अपने आप को उनके बीच में रख के देखिए। मैं तो देख रहा हूं पिछले 15 साल से, और सोचिए कि उसके बावजूद भी लोग इंटरनेट की चिंता कर रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मायावती दलितों की राजनीति करती हैं, अंबेडकर करते हैं, सबको करें, लेकिन इतने दबाव के बावजूद भी कि उनके पास ऑप्शन था। आज तो लोग एक थोड़े से फायदे के लिए जॉन दयाल हो जाते हैं, थोड़े से फायदे के लिए राजीव जॉन हो जाते हैं, थोड़े से फायदे के लिए। उनके पास ऑप्शन था कि जब इंग्लिश टॉयलेट नहीं था तो शेख साहब की गंदगी को सर पे डलिया में रख के, कच्ची डलिया में रख के, जिससे वो गंदगी उनके चेहरों से लेके नीचे बहती थी, उन्होंने वो मंजूर किया, लेकिन घर नहीं बदला। आपने उनका इम्तिहान लिया। आपने, क्योंकि 1200 साल पहले भी यही किया था, 12वीं सदी में भी आपने यही किया था। ये बात आपको, इस युवा को पता ना चले तो जेएनयू में जो बराबरी के नारे लगते हैं, जो कार्ल मार्क्स को जिताने की कोशिश करते हैं, वो गए थे बेगूसराय जीतने के लिए। जो कहते हैं कि एक साहब हैं, सुना है मैंने, साउथ में, उन्होंने कहा भारत में पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे था। ठीक है, उनकी राय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 1400 साल पहले उस आतंकवादी का नाम बताओ मुझे, जिसने मक्का में मोहम्मद साहब के दामाद को सजदे में तलवार से काटा था। आतंकवाद वहां से शुरू हुआ है।
आप उस मीर कासिम के बारे में जरा पढ़ें जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है, कि उस मीर कासिम ने मोहम्मद साहब के नवासों को, क्योंकि हमें इतिहास बताने के बारे में कहा गया कि मत बताना, अगर पता चल गया तो हमारा राजकाज उखड़ जाएगा। तो आपने क्या किया कि 1722 में जो राजा दाहिर सेन, जो हिंदू राजा था सिंध का, उसने मोहम्मद साहब के खानदान नवासे के नवासों को बचाया, और मीर कासिम जो मुसलमान था, जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है और हिंदुस्तान के कई सारे मुसलमान भी अपना हीरो मानते हैं, उसने आकर के राजा दाहिर को मारा, सबको मारा, और मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। आज भी 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण राजा दाहिर ने मोहम्मद साहब के खानदान के बच्चों को बचाया। यह हमारी संस्कृति थी, हमें कोई शक नहीं है। राजा दाहिर को वोट नहीं चाहिए थे, सेकुलरिज्म का खेल नहीं था। यह हमारे मूल में, मट्टी में है, हमारे खून में है, हमारी नसों में है। लिहाजा 1976 के अंदर आपने जो सेकुलरिज्म डाला, उस सेकुलरिज्म से भारत में सेकुलरिज्म नहीं बचा हुआ। सेकुलरिज्म इस देश की मेजॉरिटी की नस नस में है, इसलिए सेकुलरिज्म जिंदा है। 35 पे ये दोनों चीजें हटी। आपने उसका लाइव शो देखा, उसके तमाम टेक्निकल पॉइंट्स आपको पता है। इसी 35 पे के चलते जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होता था भारत का, सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट करप्शन, कुछ नहीं लागू होता था। और हजारों ऐसे एक्ट और कानून इस दरमियान में बने जो एंटी हिंदू थे शुद्ध रूप से। तो आपने कहा कि आर्टिकल 35 ए और 370 हटने का इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट तो दिख रहा है, इसके हटने के बाद का इंपैक्ट दिख रहा है ना। कुछ लोग बेरोजगार हो गए, कुछ लोग मोदी से मिलने आए और ये कहा उन्होंने, पता नहीं, आप लोग थोड़ा सा अखबार में कुछ तस्वीरों को दिमाग में बसाइए। 2 लोग बाप बेटे चंडीगढ़ में ईडी के ऑफिस में 8 घंटे तक रहे। ईडी वालों ने पार्टी की थी, उन्हें बुलाया था, और जब वहां से निकले सीधे तो पहली फुर्सत में टाइम मांगा कि देश के वजीर आजम से मुलाकात करनी है। लेकिन वजीर आजम तो यहां से गया। उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ये कहा आपको जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन हमें पहले गिरफ्तार कर लीजिएगा। अब वो गिरफ्तार हैं। तो जो लोग निजाम मुस्तफा लाना चाहते थे, जो भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज कर रहे थे, उनको यह नहीं लगता था कि दिल्ली में सरकार बदल गई है। यह अलग बात है कि पटेल साहब के बनाए इंस्टीट्यूशंस में मैं खड़ा हुआ हूं, उन्हीं की धरती से 2 खिलाड़ी खेलते खेलते चले गए चेस। और ऐसा चेस का खेल खेला है उन्होंने कि इसके बाद जितने भी चेस वर्ल्ड चैंपियन होंगे वो ये जानना चाहते हैं कि ये चेस तीनों कहां खेल रहे थे, कि देश को पता ही नहीं था कि आधे घंटे बाद लोगों के नीचे से जमीन निकलने वाली है। जब सब कुछ हो गया तब लोगों को पता चला कि अरे ये क्या हो गया है। तो जो लोग कह रहे थे कि हम बारूद पे हाथ रखे, हाथ नहीं जल जाएगा, पूरा जिस्म जल जाएगा, अब वो कहां जल रहे हैं पता नहीं चला। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। झूठ बोल करके तत्कालिक तौर पे आप कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन सच की एक फितरत होती है, वो कभी ना कभी पूरी ताकत से बाहर निकलता है। इसलिए जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो बहुत पहले होना चाहिए था। हम जैसे लोग, जनार्दन भाई जैसे लोग, और हमारे साथ में कर्नल RSN सिंह, रॉ के पूर्व डायरेक्टर, बख्शी साहब और तमाम, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, हम सब लोगों ने जब ये घटना घटी तो मैंने उनसे कहा कि हम तो मोदी से किराए का एक कमरा मांग रहे थे जम्मू कश्मीर में, इन्होंने पूरा मकानी नाम कर दिया है। और मैं अपनी इस बात को
इस बात को मैं कुछ इस तरह से आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A और 370 ये अगर हट भी जाते, थोड़ी देर के लिए मान ली कि ये हट गए, तो जो 70 साल में व्यवस्था का जो एपरेटस बनाया था आतंकियों ने और जिहादियों ने, जिसमें हर नुक्ता, जेर, जबर, अलिफ, बे, पे, ते, टे सब कुछ ऐसा बनाया था कि आपको 100 साल लग जाते, वो डिसमेंटल नहीं होता। लेकिन समझदार आदमी भले ही देखने से बेवकूफ लगता हो, और बेवकूफ लगने से आसानी उसको ये होती है कि लोग उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते। लेकिन मैंने ये माना, मैं कोई बहुत टॉपर नहीं हूं। पिछले जितने भी ऐसे पागल लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे, वो या तो बैक बेंचर होते हैं या थर्ड डिवीजन होते हैं। टॉपर साले जितने भी होते हैं वो सब अमेरिका चले जाते हैं, और फिर थर्ड क्लास वालों से कहते हैं तुम ही देश संभालो। वो ठीक ठाक संभाल रहे हैं। जो मास्टर स्ट्रोक है इस पूरे एपिसोड का, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूनियन टेरिटरी घोषित हो गई है, जम्मू कश्मीर में जहां आपको नागरिकता के लिए परमिशन लेनी होती थी जिहादियों से, जहां आपको जमीन लेने की इजाजत नहीं थी, जो जमीन दे रहे थे उनके पास भी अपनी जमीन नहीं रही। अब पूरे जम्मू कश्मीर की जमीन भारत सरकार के कब्जे में है। इसलिए 5 दिन में वहां झंडा लग गया पहली बार। और जम्मू कश्मीर का दूसरा वज्रपात जो हुआ है, जो शौक है, जिससे लोग उठ नहीं पा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। हमें नहीं बनना, हमें बनने नहीं, आप किसी को बना दीजिए। सरकार कह नहीं बनना तो तुम में से किसी को बनो, बगैर चुनाव के बनो, 6% पोलिंग पे बन जाओ। उसकी समस्या यह है कि जो मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली में गृह मंत्रालय चलाएगा, पुलिस कैसी होगी, और गृह मंत्री से परमिशन लेके काम करना होगा। लिहाजा गृह मंत्रालय से डर लगता था, अब तो गृह मंत्री खतरनाक है। उनको लगता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके पास जाएंगे। भाई एक बार शॉल देने आई थी, नहीं पता था कि उसके कमरे में चाणक्य की तस्वीर लगी हुई है, उसी कमरे में सावरकर की तस्वीर लगी हुई है। लोगों ने मजाक समझ लिया, कैलेंडर है, टांग लिया होगा। लिहाजा, और ट्रेजेडी देखिए कि जो शख्स दिल्ली में पिछले 5 साल से हर छोटी छोटी बात पे धरना देता था, हर छोटी छोटी बात पे ये कहता था ये केंद्र काम नहीं करने दे रही है मुझे, ये मोदी मुझे मरवाना चाहते हैं, वो आदमी जब इस पे वोटिंग हो रही थी तो बोला नहीं कुछ भी हो, बात वोट तो मैं मोदी के फेवर में। यानी उसने इस बात का बदला लिया है। उसने वोट इसलिए नहीं दिया है, उसने कहा है कि जो मेरी हालत हुई है वो मैं कश्मीरी नेताओं की भी करना चाहता हूं। लिहाजा उसने वोट दे करके जिसका विरोध कर रहा था 5 साल से, सरकार के साथ कहा कि आपको वोट मैं दूंगा, इन कश्मीरी नेताओं की भी वही हालत करो। आर्टिकल 35A 370 खत्म। लेकिन मेरी जो आपसे अपील है, 5 मिनट और लूंगा जोशी साहब, कि ये इंस्टीट्यूशन सरदार पटेल साहब ने इसकी नींव रखी थी, वो अब नहीं है। सरदार पटेल साहब के बारे में बड़ी लोगों की राय अलग है। एक खास वर्ग उनको अपना दुश्मन की तरह देखता है। सरदार पटेल की आखिरी स्पीच जो उन्होंने दी है वो YouTube पे सुन लीजिएगा। वो धीरे धीरे बोलते थे, मैं जोर से बोल रहा हूं, उस स्पीच का इतना ही फर्क है। सरदार पटेल साहब के इस हॉल में इस विषय पे बात करने के लिए मुझे बुलाया आप लोगों ने। सरकार ने सरदार
पटेल के चाहने वाले जो कश्मीर में सबसे ज्यादा थे, वैली में, उनको ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की है कि 31 अक्टूबर को जिस दिन उनका जन्मदिन है, उसी दिन से जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा। मेरी जो अपील है युवाओं से, खास तौर से, अगर मेरी बात में आपको कोई तथ्य लगता है, अगर आप इस संकट को समझ रहे हैं कि भारत राष्ट्र खतरे में है, ये मैं कह रहा हूं। आप लोगों ने पड़ोसी मुल्कों के बारे में हिंदी और गुजराती और अंग्रेजी अखबारों से पढ़ा है। जमीन की सच्चाई इस देश के बारे में उसको पता ही नहीं है। आपके अपने देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं। भारत सरकार का कानून नहीं चलता है, पुलिस वहां जा नहीं सकती है। किसी आदमी में दिल्ली में 65 FIR हैं, 5 FIR में नॉन अवेलेबल वारंट हैं। पुलिस दिल्ली की हाई कोर्ट में यह एफिडेविट लगाती है कि गिरफ्तार कर लेंगे, तो दंगा हो जाएगा। इस देश की हाई कोर्ट दिल्ली की बोलती नहीं है। 10 साल से सुप्रीम कोर्ट आज हर छोटी छोटी बात पे ऑर्डर करती है, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया। आप ये मत समझिए कि देश सुरक्षित है। देश को चलाने वाले कोशिश कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। ये सब लीगल चीजें हैं। आप लोग यहां के स्टूडेंट हैं, उसे पढ़िए। अगर उसमें कॉमा फुल स्टॉप भी कोई आपको लगता है, तो मैं रात के 2 बजे भी आपकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं यहां से कोई चीज अधूरी छोड़ के नहीं जाना चाहता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, किसी पे लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। उसको चैलेंज नहीं किया किसी ने। एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर की पत्नी, फिल्म एक्टर साहब तो अब वो नहीं है, उनकी श्रीमती ने मेरी ऐसी ही किसी सभा में वो आई थी। उन्होंने फोटो भी खिंचवाया होगा, मुझे याद भी नहीं किसने खिंचवाया। 1 महीने बाद मुझे फोन किया और बात करते करते वो 55 मिनट हो गए। 25 मिनट तक मैं ये समझ नहीं पाया ये कौन है, किस सिलसिले में, क्या कहना चाहती है। ये रात 11 बजे की बात है। बात करते करते वो महिला रोने लगी। फिर उन्होंने अपनी बैकग्राउंड बताया कि मैं ये हूं, आपसे मिली थी। मैंने कहा कि मेरी विजिट 7-8 दिन बाद बॉम्बे होने वाली है, मैं आपके घर पे आके मिलूंगा। वो महिला है जिसने PIL डाली थी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, और जिस पे ये ऑर्डर किया गया कि कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। लेकिन लाउड स्पीकर सब जगह से उतर गया। एक विशेष धर्म के लोगों को लाउड स्पीकर उतारने में अपनी शान में गुस्ताखी लगती थी। वो ऑर्डर उस बॉम्बे हाई कोर्ट का लेकर के उस इतने बड़े एक्टर की पत्नी थाने नाम की जगह के थाने में गई और उनसे कहा कि ये आपके बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं। ये 4-4 बजे एक साथ 20-25 अजानें होती हैं। बच्चे उस वक्त कॉल सेंटर से लौट के आते हैं, सो नहीं पाते हैं, नींद जग जाती है, क्योंकि वो चलता रहता है सिलसिला। उस थाने के SHO ने उस महिला के पैर पकड़ लिए और कहा कि कोई जाती तकलीफ है आपको तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन बहन जी हम इसको लागू नहीं कर सकते, आग लग जाएगी। किस देश की बात कर रहे हैं आप? आपके अपने देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कोई ऑर्डर मानता नहीं है, तो आप नहीं बोलते कि सेकुलरिज्म खतरे में है। लेकिन इसी देश में साध्वी प्रज्ञा को झूठे मामले में फंसा करके आप कहते हैं 10-10 साल रखेंगे और उन पे चार्जशीट भी नहीं करेंगे, तब भी आप हिंदू आतंकवाद की पूरी। लिहाजा समय की मजबूरियां हैं। 31 अक्टूबर को इस देश में जो भी जहां हो, आप 1000 साल के बाद पहली बार किसी के भारत के एक राजा ने इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं, अपने वोट बैंक और अपनी सत्ता को दांव पे लगा करके
इस भारत की धरती पे जहां ISIS, मुझे नहीं मालूम कितनी लोगों को फुल फॉर्म पता है, मुझे नहीं पता वो जो काला झंडा लगा करके जुमे की नमाज के बाद जम्मू कश्मीर में लोग दिखाया जाता था, उस पे क्या लिखा होता था, किसी को पता है? किसी को पता है? जिनको पता है वो चले गए। नहीं, बात में बार बार कह रहा हूं कि उनका जाना मुझे तकलीफ का बायस है मेरी। अरे मेरी बात तो सुनो यार, हम तो 1000 साल से सुन रहे हैं। उसी काले झंडे पे लिखा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह, और सर्किल में लिखा होता था अल्लाह, मोहम्मद और रसूल। वो झंडा फहराने वाला आज तक जम्मू कश्मीर में पकड़ा नहीं गया, उसे जेल नहीं हुई। हर जुमे को होता था ये, पूरी दुनिया देखती थी, आप सबने देखा होगा। उस पे गोली चलाने में सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो भी तिरंगा फहराने गया लाल चौक पे, या तो उसको मार मार के अधमरा कर दिया गया और झंडा कभी फहराने नहीं दिया। आपके शहर का एक आदमी झोला लेके 1992 में चला गया था। शक्ल और अकल से वो अंग्रेज नहीं लगता था, लोगों ने कहा पागल टाइप का से कोई आ गया झोला लेके। लेकिन जो झोले में घूम के सत्तू के साथ जीते हैं, उनका कन्विक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है। जिस लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए इतनी परमिशन थी, उसने वो परमिशन ही समाप्त कर दी। 31 अक्टूबर को अपने घर पे जहां कहीं भी हो, सड़क पे हो, एक 5 मिनट की मेरी अपील है जो मैं सब जगह कर रहा हूं। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि सरकार क्या चाहती है, सरकार से मेरा दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। मेरी चिंता है कि बांग्लादेश में 2.5 लाख लोगों की रैली निकल रही है, पाकिस्तान में निकल रही है। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग यह साबित करना चाहता है कि ये मोदी और अमित शाह का पर्सनल एजेंडा नहीं था, देश का एजेंडा था। मैं कह रहा हूं ये देश का एजेंडा था। इसलिए 31 अक्टूबर को जहां कहीं भी खड़े हो, 5 लोगों के ग्रुप में हो, 10 लोगों के ग्रुप में हो, आप इस घटना को एक ऐतिहासिक घटना मानिए कि आजाद भारत में 1000 साल के बाद किसी एक राजा ने उस इस्लामिक आतंकवाद को कुचलने की हिम्मत की है। उसके प्रति आपको थैंकफुल होना चाहिए। आप उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, हुकूमत को थैंक्स देने के लिए 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन से ज्यादा जम्मू कश्मीर में पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा, उसके लिए सड़क पे निकलिएगा। सिर्फ इतनी ही मेरी अपील है। और मुझे खुशी है कि मुझे यह पता चल गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं यहां के तमाम अताज़ा इकराम का, पूजा जी का, शेफाली जी का, जोशी जी का, कुलदीप साहब का, कि अगर आप मुझे यहां ना बुलाते तो मैं शायद अभी भी यही समझता कि लूडो खेलने वालों ने शतरंज कहां से शुरू किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।